पीएम मोदी ने जब इस देश की कमान संभाली थी तब से दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। पीएम मोदी ने दुनिया को भारत की ताकत दिखा दी है, लेकिन इससे पहले जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब देश में क्या हालात थे वो सब जानते हैं। तब कांग्रेस की सरकार अमेरिका के सामने हाथ फैलाया करती थी, लेकिन आज दुनिया का कोई भी देश भारत को आंख दिखाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। लेकिन फिर भी कांग्रेस के लोग राजनीति चमकाने के लिए पीएम मोदी पर सरेंडर करने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार पीएम मोदी को महान नेता बता चुके हैं। वहीं अब दिल्ली में हुए ब्लास्ट को लेकर कांग्रेस के नेता गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा मांग रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी के हाथों में देश सुरक्षित नहीं है। लेकिन शायद कांग्रेस के लोग ये भूल गए हैं कि जब भी इस देश पर कोई हमला हुआ है पीएम मोदी ने करारा जवाब दिया है। लेकिन याद कीजिए वो दौर जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब क्या कांग्रेस कोई जवाबी कार्रवाई करती थी? मुंबई में हुए 26/11 हमले के बाद कांग्रेस ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की थी? ये सवाल लगातार उठते रहे हैं। वहीं उस वक्त गृह मंत्री रहे पी चिदम्बरम ने खुलासा किया था कि कैसे उस वक्त अमेरिका के विदेश मंत्री दिल्ली तक आ चुके थे और उन्होंने भारत पर कार्रवाई न करने के लिए दबाव बनाया था। लेकिन फिर भी दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा है कि देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। लेकिन आप दर्शक क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइए। आप दर्शक मानते हैं कि देश पीएम मोदी के हाथों में सुरक्षित है तो कमेंट में यस और पीएम मोदी जरूर लिखिए, ताकि कांग्रेस को साफ संदेश जाए कि देश के लोग पीएम मोदी के साथ हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि दिल्ली मामले के बाद कैसे कांग्रेस हो गई एक्सपोज और क्या खुलासा हुआ है और कैसे एक बार फिर विपक्ष के लोग बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग के साथ ही चुनाव संपन्न हो गया। शाम 5 बजे तक 67.14% लोगों ने मतदान किया। अनुमान है कि फाइनल डेटा 70% से ज्यादा आएगा। बिहार के 243 सीटों में 2 चरण में मतदान पूरा किए गए। वोटिंग के तुरंत बाद एग्जिट पोल के नतीजे आए। बिहार में अब की बार बम्पर वोटिंग हुई है। माना जा रहा है कि एक बार फिर बिहार में एनडीए की वापसी होगी। वहीं बिहार चुनाव में मैट्रिक्स आईएएनएस के एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए को 48%, महागठबंधन को 37% और अन्य को 15% वोट दी गई है। मैट्रिक्स आईएएनएस के एग्जिट पोल के अनुसार बिहार में एनडीए को 147 से 167 सीटें दी गई है और महागठबंधन को 70 से 90 सीटें दी गई है। ऐसे में एक बार फिर नतीजे के बाद विपक्ष के लोग खासकर राहुल गांधी वोट चोरी का राग अलापते नजर आएंगे। वहीं बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान भी राहुल गांधी ये बयान दे रहे थे कि अगर वोट चोरी नहीं हुई तो बिहार में महागठबंधन की सरकार बन सकती है। मतलब राहुल गांधी को पहले से ही अंदाजा था कि फिर से एनडीए की जीत होने वाली है। वहीं राहुल गांधी के आरोपों के बाद हरियाणा कांग्रेस वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान शुरू करेगी। ये 22 दिवसीय आंदोलन करनाल से शुरू होगा, जिसका नेतृत्व राव नरेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा करेंगे। सभी जिलों में राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे। अभियान का उद्देश्य विधानसभा चुनाव में वोट चोरी के आरोपों के खिलाफ विरोध जताना है। पार्टी के दिग्गज नेता इस आंदोलन में भाग लेंगे। वहीं दिल्ली लाल किले के पास धमाके के एक दिन बाद मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए के तहत गिरफ्तार दहशतगर्दी के आरोपी को जमानत देने से साफ इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब ऐसे मामलों में स्पष्ट संदेश देना जरूरी है। आरोपी को कथित तौर पर भड़काऊ सामग्री के साथ गिरफ्तार किया गया था और उसने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन अदालत ने उस पर लगे आरोपों को गंभीर मानते हुए जमानत की याचिका को ठुकरा दी। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने अदालत से कहा कि कल की घटना के बाद बहस के लिए शायद ये सबसे अच्छी सुबह नहीं है। आरोपी को कथित रूप से भड़काऊ सामग्रियों के साथ गिरफ्तार किया गया था। वकील उस घटना का जिक्र कर रहे थे जिसमें सोमवार शाम को लाल किले के पास एक कार में शक्तिशाली धमाका हुआ था। वह इस घटना में संदिग्ध फिदायीन हमलावर डॉक्टर मोहम्मद उमर के भी मारे जाने की सूचना है। दर्शकों, सरकार जब भी कोई कार्रवाई करती है और किसी आरोपी की गिरफ्तारी होती है तब उसके समर्थन में कुछ वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं उन्हें बचाने। लेकिन सरकार का साफ मानना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे मामलों को लेकर ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ संदेश दिया है। वहीं दिल्ली ब्लास्ट के बाद सनातन एकता पदयात्रा पर निकले बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा में हरियाणा पुलिस की 2 अतिरिक्त कंपनियों को तैनात किया गया है। इससे पहले सुरक्षा बलों की 3 कंपनियां धीरेन्द्र शास्त्री के साथ पदयात्रा में शामिल थी,
लेकिन इसको लेकर विपक्ष के समर्थक तिलमिला गए हैं। विपक्ष के समर्थक नेहा सिंह राठौर ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि फर्जी बाबाओं और छिछोरे गायकों को सरकारी सुरक्षा देने वाली सरकार आम जनता को कब सुरक्षा देगी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लोग जमकर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और पीएम मोदी पर अटैक कर रहे हैं। दर्शकों, दिल्ली धमाके के बाद विपक्ष ने जो किया है उससे लोग चौंक गए हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार एक्शन में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सख्त कार्रवाई की बात कही है। वहीं पीएम मोदी मंगलवार को भूटान पहुंचे तो सबसे पहले दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट पर बात कर भावुक हो गए। पीएम मोदी ने पीड़ित परिवारों के लिए दुख व्यक्त किया। साथ ही धमाके की साजिश रचने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। वहीं पीएम मोदी की भूटान यात्रा को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने पीएम मोदी पर तीखा वार किया है। संजय सिंह ने एक्स पर लिखा है कि आग लगे बस्ती में, मोदी अपनी मस्ती में, देश पेन में, मोदी प्लेन में। देश की राजधानी पर आतंकी हमला हुआ, प्रधानमंत्री जन्मदिन मनाने निकल पड़े। गृह मंत्री बिहार चुनाव में व्यस्त हैं। देश कब तक ऐसे संवेदनहीन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को बर्दाश्त करेगा। वहीं एक दूसरे पोस्ट में संजय सिंह ने एक्स पर लिखा है कि मोदी जी, आपने तो कहा था कि हर आतंकी हमला युद्ध माना जाएगा। पाकिस्तान पर भरोसा करके ट्रंप के दबाव में आकर आपने सीज फायर क्यों किया। लाल किला ब्लास्ट में शामिल आतंकी का तार तो पाकिस्तान आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़ा है। अब आप ट्रंप से बच्चों की तरह शिकायत करेंगे या पाक को मुंहतोड़ जवाब देंगे। इससे पहले घटना के तुरंत बाद संजय सिंह ने पोस्ट करते हुए लिखा था कि ऐसी घटिया हरकत पाकिस्तान ही कर सकता है। मोदी ने सीज फायर करके पाकिस्तानी दरिंदों का मनोबल बढ़ा दिया। जिन आतंकियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों की जान ली है उनको भी मौत के घाट उतारो। लाल किले पर हमला हमारे गौरव के प्रतीक पर हमला है। देश मोदी के हाथों में सुरक्षित नहीं है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी केंद्र सरकार को घेरा है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा है कि वो तो कहते हैं कि कोई घुसपैठिया नहीं घुस रहा है, तो ये घटनाएं कैसे हो रही है। दर्शकों, जांच शुरू होने से पहले केंद्र पर व्यक्तिगत हमला करना किसी भी तरह से स्वस्थ राजनीति नहीं है। कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने इसे एनडीए का ड्रामा बता दिया। पप्पू यादव ने लिखा कि बिहार चुनाव से ध्यान भटकाने के लिए लाल किला पर बम। नीतीश बीजेपी का जंगल राज दिल्ली पहुंच गया। बिहार के नवंबर-दिसंबर चुनाव के बीच ये जातिगत और सांप्रदायिक तनाव भड़काने वाला है। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा कि खुफिया विफलता, शाह जी इस्तीफा दो वरना बिहार में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन दर्शकों, क्या इससे पीड़ितों को न्याय मिलेगा? नहीं, बस सोशल मीडिया पर मीम्स और फेक न्यूज के तूफान को बढ़ावा मिलेगा। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने तो हद ही कर दिया। उनके ट्वीट की भाषा लोगों को हैरान कर रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर लोग विपक्षी नेताओं को घेर रहे हैं। वहीं संजय सिंह को जवाब देते हुए एक यूजर ने लिखा है कि सेना से सबूत मांगने वाले लोगों को बकलोली कम करनी चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे अरविंद केजरीवाल ने सेना से। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को जवाब देते हुए एक यूजर ने लिखा है कि मोदी तो करारा जवाब देगा, पर अपना रिकॉर्ड देख लो। 7,217 अटैक हुए थे भारत पर। जितने दिन तुमने शासन नहीं किया उससे 2 गुने। तो देखा आपने कैसे सोशल मीडिया पर विपक्ष के लोग ही घिर गए हैं। दर्शकों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लाल किले के पास हुए विस्फोट के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी और देश के अन्य हिस्सों में सुरक्षा स्थिति का जायजा लेने के लिए मंगलवार को 2 समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता की। अमित शाह ने सुबह एक बैठक की तथा दोपहर में एक दूसरी बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने बताया कि इस घटना के पीछे एक एक दोषी को पकड़ने के निर्देश दिए गए हैं। इस बैठक में गृह सचिव, एनआईए डीजी समेत जांच एजेंसियों के अधिकारी मौजूद रहे। गृह मंत्रालय ने इस धमाके की जांच का जिम्मा एनआईए को सौंपा है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चेतावनी दी है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में दोषियों की तलाश करने के निर्देश दिए गए हैं। इस कृत्य में शामिल सभी लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। वहीं इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की है। बता दें कि राष्ट्रपति मुर्मू इस समय दक्षिण अफ्रीकी देश अंगोला की यात्रा पर हैं। उन्होंने अंगोला से ही गृह मंत्री अमित शाह को फोन किया। बता दें कि इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की थी। बातचीत में शाह ने प्रधानमंत्री को हालातों की जानकारी दी थी। लेकिन इन सब के बीच सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के बजाय कांग्रेस और विपक्ष के लोग गंदी राजनीति कर रहे हैं। दर्शकों, एक तरफ तो सरकार दिल्ली के गुनहगारों को ढूंढकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस के लोग राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। कांग्रेस नेता पवन खेरा ने सरकार को पूरी तरह से विफल बताया है।
धमाके में अब तक कुल 12 लोगों की मौत हो चुकी है। कांग्रेस नेता पवन खेरा ने कहा कि ये बेहद आश्चर्यजनक और चौंकाने वाला है कि हमें अभी तक इस बात का जवाब नहीं मिला है कि 350 किलोग्राम आरडीएक्स पुलवामा कैसे पहुंचा। अब 6 साल से ज्यादा हो गए लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिला। तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कई बार इस पर सवाल उठाए लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब एनसीआर में इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक बम बनाने के उपकरण जब्त किए गए हैं, इससे पता चलता है कि सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है। शायद उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी नाक के नीचे क्या हो रहा है। 5-6 दिन पहले 800 उड़ानें बाधित हुई। विशेषज्ञों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि ये जीपीएस सिस्टम की स्कूफिंग थी, कि ये एक बड़ा साइबर हमला था, लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं आया। नागरिक उड्डयन मंत्री, गृह मंत्री कोई भी जवाब नहीं दे रहा है। इसलिए मैं दोहरा रहा हूं कि देश में डर का माहौल है और सबके मन में आशंकाएं हैं। आशंकाएं तब पैदा होती है जब आपको कोई जवाब नहीं मिलता। वहीं बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा है कि कांग्रेस को दिल्ली विस्फोट के दिन और उसके बाद के कुछ घंटों में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के ठिकानों के बारे में एक औपचारिक बयान जारी करना चाहिए। देश को यह जानने का हक है कि जब भारत पर हमला हो रहा था तब कांग्रेस के 2 प्रमुख निर्णयकर्ता कहां थे। वहीं किशनगंज में मतदान करने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि दिल्ली की घटना काफी दुखद है, लेकिन इस मामले में राजनीति करना भी गलत है। जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ खुलकर क्यों नहीं बोलते। उनको ये समझना चाहिए कि पहले देश और इसकी सुरक्षा है, लेकिन ऐसे मामलों में भी राजनीति कर रहे हैं। दर्शकों, दिल्ली मामले को लेकर कांग्रेस के लोग बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन विपक्ष को इस वक्त सरकार का साथ देना चाहिए। राजनीति तो बाद में भी होती रहेगी, लेकिन बिना देर किए कांग्रेस के लोग राजनीतिक मोड में आ जाते हैं। वो सिर्फ इस एंगल से सोचते हैं कि जैसे उन्हें सरकार के खिलाफ कोई बड़ा मुद्दा मिल गया हो और फिर वो लग जाते हैं सरकार पर निशाना साधने में। वहीं पीएम मोदी ने पड़ोसी मुल्क की धरती से जो चेतावनी दी है उसमें ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की झलक है। पीएम मोदी ने सख्त चेतावनी दी है कि जो लोग इसमें शामिल हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन विपक्ष के लोग अभी से ही पीएम मोदी पर निजी हमले कर रहे हैं। दर्शकों, लाल किले के पास हुए कार धमाके के कुछ देर बाद ही विपक्ष को ऐसा लगा कि मौका अच्छा है, तुरंत सरकार को घेर लिया जाए। इसके बाद तो जैसे सरकार से इस्तीफा मांगने वालों की झड़ी लग गई। ये सब तब हो रहा था जब घटना की जांच शुरू भी नहीं हो पाई थी, लेकिन ये चिंता किसी को नहीं दिखी कि अभी कहीं और कुछ भी हो सकता है। सुरक्षा बलों का मनोबल बनाए रखने की बात तो दूर ही है, विपक्ष की प्रतिक्रिया का स्वरूप लगातार निम्न स्तर होता जा रहा है। कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि राष्ट्र की राजधानी दिल्ली में बम धमाके में 13 लोग मारे गए। कल ही फरीदाबाद में 360 किलो विस्फोटक पकड़ा गया। वो वहां तक आया कैसे? कितनी बड़ी अनहोनी हो सकती थी। अभी मुश्किल से 7 महीने पहले पहलगाम हुआ था, अब दिल्ली में ये हुआ है। किसकी जिम्मेदारी है? कहां गए गृह मंत्री, कहां गए प्रधानमंत्री? नाक के नीचे भारतीयों की निर्मम हत्या हो रही है, लेकिन इन दोनों को चुनावी भाषणबाजी से फुर्सत नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। अमित शाह एक बिल्कुल फेल गृह मंत्री हैं। 7 महीने में 41 भारतीय मारे गए, इनके बस की बात नहीं है। दिल्ली पुलिस किसके अधीन है? सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस पर है? आईबी किसे रिपोर्ट करती है? अमित शाह। मोदी जी तो इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद हर बात की तरह जिम्मेदारी से मुंह मोड़कर भूटान निकल दिए। बड़ी बड़ी बातें करने से आपकी विफलताएं और बार बार हो रही सुरक्षा में गंभीर चूक नहीं छिप सकती। और इससे पहले कि तिलचट्टे मुझे राजनीति न करने का ज्ञान दे, इस देश को सुरक्षित रखना, लोगों को महफूज रखना सरकार की जिम्मेदारी है। और अगर मासूम जाने जाएंगे तो सवाल उठाए जाएंगे, जवाबदेही तय होगी, क्योंकि देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। दर्शकों, सुप्रिया श्रीनेत ये भूल गई है कि कांग्रेस के कार्यकाल में क्या होते थे और कैसे पी चिदम्बरम ने खुलासा किया था कि उस वक्त कांग्रेस के सरकार ने अमेरिका के आगे सरेंडर कर दिया था और उस वक्त कांग्रेस की सरकार ने कार्रवाई न करके अमेरिका के आगे सरेंडर कर दिया था। सुप्रिया श्रीनेत जो ये पूछ रही हैं कि कहां है गृह मंत्री अमित शाह, तो शायद उन्होंने ये नहीं देखा होगा कि घटना के तुरंत बाद गृह मंत्री अमित शाह ने अस्पताल पहुंचकर घायलों की हालचाल जानी थी और घटना स्थल पर जाकर जायजा लिया था। दर्शकों, इस मामले को लेकर सरकार एक्शन में है, लेकिन फिर भी सुप्रिया श्रीनेत जिस तरह से सोशल मीडिया पर हमलावर है वो हैरान कर रहा है, क्योंकि अभी ये राजनीति चमकाने का समय नहीं है। वही एक दूसरे पोस्ट में सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा है कि मैं यहाँ भारी मन से आया हूँ। नरेंद्र मोदी ने भूटान पहुंचने पर कहा,
अरे तो मत जाते ना मोदी जी, किसी ने कनपट्टी पर कट्टा रख कर थोड़ी न कहा था जाने के लिए, पर जिम्मेदारी से भागना तो आपकी फितरत है। वहीं बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा है कि पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री आज कहां है, देश के साथ खड़े हैं, दृढ़ संकल्प और करुणा के साथ बोल रहे हैं। लेकिन क्या किसी को पता है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी कहां है? ऐसे समय में जब देश को एकता और नेतृत्व की जरूरत है, वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं अमित मालवीय के इस पोस्ट से सुप्रिया श्रीनेत तिलमिला गई है। अमित मालवीय को एक्स पर जवाब देते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा है कि चोमू देश के प्रधानमंत्री बर्थडे पार्टी के लिए भूटान निकल लिए, वहां बढ़िया केक खा रहे हैं, इसलिए तुम जितना कम बोलो अच्छा है। तो देखा आपने कैसे विपक्ष के लोग निचले स्तर की राजनीति पर उतर आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें